वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, द कंट्रोवर्शियल G20 मीटिंग इन श्रीनगर, इम्प्लीकेशंस एंड क्रिटिसिज्म। कि जो G20 की मीटिंग होने जा रही है कश्मीर के अंदर श्रीनगर में, इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए, ख़ास करके स्पेशली क्योंकि हम इसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो ये मानता है कि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो और ख़ास करके 2019 के बाद से जब से उसका स्टेटस चेंज हुआ है तो उसके बाद से पाकिस्तान ने ज़्यादा उसको जो है वो हाईलाइट किया दुनिया के सामने। लेकिन वहीं पे इंडिया भी अपनी तरफ से उसे ये कह रहा है कि दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये पाकिस्तान खामखा का शोर कर रहा है और वहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। और ये जो मीटिंग होने जा रही है 2 दिन बाद 22 से 24 तक, तो ये मीटिंग ये बताएगी या इंडिया ये बताना चाह रहा है इस मीटिंग के थ्रू कि भाई आप देख लें कितना पीसफुल है और ख्वाह में पाकिस्तान जो है वो शोर करता रहता है इसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान इसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है और पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है पूरी कि उसके सपोर्टर्स जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड ना करें। तो G20 मीटिंग को देखते हैं क्या है और उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो अगर आप इसे मीटिंग से पहले देख रहे हैं तब भी ये उतना रेलिवेंट है, अगर बाद में देखेंगे तब भी उतना ही रेलिवेंट होगा ये। तो ये इसका लोगो है, आप यहाँ पे देखिए, ये G20 मीटिंग इंडिया का लोगो है। ये डल लेक है जिसके किनारे पे ये मीटिंग होनी है और ये बहुत ही शानदार व्यू है टूरिज्म के हवाले से और इंडिया का पर्पस भी यही है कि वो यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस G20 की मीटिंग की ताकि हमें आगे समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अब G20 का मतलब सिंपली क्या है? ग्रेट 20। ग्रेट 20 का मतलब जो दुनिया के 20 ग्रेट ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं दुनिया की 20। एक तो आपने सुना होगा G7, उसकी भी हम 1-2 दिन में बात करेंगे क्योंकि वो समिट भी चल रहा है इस टाइम पे जापान के अंदर। तो G7 ग्रेड 7 है और ये उन्हीं के पहले ये था G7 था जो अब भी मौजूद है, उसके बाद फिर ये G20 बनाया गया ग्रेड 20। ठीक है, तो G20 का मतलब ये है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 3rd मीटिंग है जो कि मई 22 से 24 श्रीनगर के अंदर होगी कश्मीर में। 3rd मीटिंग का मतलब ये है कि ये 3rd मीटिंग इंडिया के अंदर है टूरिज्म के हवाले से। ठीक है, पहली मीटिंग जो है वो कब हुई? पहली मीटिंग होती है जी फरवरी के अंदर रन ऑफ कच्छ के अंदर गुजरात में, जिसमें फोकस किया जाता है रूरल टूरिज्म के ऊपर और आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग थी इंडिया की 2023 की। अच्छा, सेकंड मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग जो है वो अप्रैल 1 to 3 होती है सिलीगुड़ी के अंदर वेस्ट बंगाल में और जिसका पर्पस होता है एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना, यानी ये भी टूरिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं ना। ठीक है, सेकंड है। और ये जो मीटिंग है जो कश्मीर के अंदर अब हो रही है ये है 3rd मीटिंग जो कि मई 22 से 24 को होगी श्रीनगर कश्मीर के अंदर। और ये कहां पे हो रही है जी? शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर, SKICC से कहा जाता है। और ये किनारे पे है डल लेक के, जो जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का एक बंदा जो है वो चेक कर रहा है इस डल लेक के किनारे को। और ये जैसे मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत जो है वो टूरिज्म पॉइंट है। तो जो इंडिया का पर्पस है एक्चुअली में इस टूरिज्म को यहाँ प्रमोट करना, तो उसमें वो इसे इस पिक्चर में अगर जो है वो देखें तो वाकई में उसने जो है बहुत अच्छी जगह चुनी है। अब अगर हम देखते हैं कि G20 की मीटिंग इन इंडिया ही क्यों हो रही है, क्या है, तो आपको जरा इसको समझना पड़ेगा। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया जो है वो 2023 के लिए, 2022 का आखिरी दिसंबर और 2023 के लिए जो है वो इंडिया को मिली है सदारत। किसकी सदारत मिली है जी? G20 की सदारत। तो हर साल ये कंट्री को मिलती है जो G20 के होते हैं, वो होस्ट करते हैं। फिर वो उनकी मर्जी है कि वो कितनी मीटिंग्स उस एक साल के अंदर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अरेंज करवाते हैं अपने मुल्क के अंदर। बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल इंडिया को जब ये सदारत मिली, कब मिली जी? 1 दिसंबर 2022 को मिली और ये 30 नवंबर 2023 तक रहेगी इंडिया के पास G20 की सदारत। पहली बात। दूसरी बात क्या है? 19 कंट्रीज और प्लस EU जो है वो मेंबर्स हैं इस टाइम पे G20 के, यानी EU के, यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो अलग से और साथ में 19 दूसरे कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हम बहुत कम भी देखेंगे तो तकरीबन 45 से 50 कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम पे G20 का हिस्सा हैं। 3rd क्या है? 215 मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया में पूरी तकरीबन जो है वो शेड्यूल की गई हैं और 230 भी ऑफिशियल मीटिंग्स बताई जा रही हैं कि 230 के करीब ऑफिशियल मीटिंग होंगी। और ऑफिशियल मीटिंग 230 का मतलब ये है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एक हुकूमत है, एक मुल्क है, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, फूड का अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, IT का अलग है। तो इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हो रही है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग उसे बार बार उस मुल्क में अटेंड करने जा रही हैं। ऐसा नहीं है सेम लोग बार बार जो है वो मुंह उठाते हैं और 230 मीटिंग्स एक ही मुल्क के अंदर जाके कर देते हैं, ऐसा हरगिज
रैंकिंग्स नहीं है बल्कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। लेट्स सपोज अब इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ टूरिज्म के हवाले से है, तो टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है या उसकी जो मिनिस्ट्री है सिर्फ वो पूरी दुनिया से या G20 के जो कंट्रीज हैं वो वहां से उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब वो स्पोर्ट्स के ऊपर होगी तो वो अटेंड करेंगे, IT के ऊपर होगी तो वो अटेंड करेंगे, बिजनेस के ऊपर होगी तो वो स्पेसिफिक डेलीगेशन उसको अटेंड करेगा। ये बात समझ गए। अच्छा, G20 समिट जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो सितंबर 2023 के अंदर ये हेल्ड होगा, यानी कि क्योंकि सदारत अब इंडिया को मिली है तो ये तो छोटी छोटी मीटिंग्स हैं, तो समिट किसे कहा जाता है, जिसके अंदर सरबराहान मुमलिकत जो है वो शामिल होते हैं, उसको हम समिट कहते हैं। तो ये जो समिट है ये कब होगा, सितंबर 2023 में, और ये आखिरी मीटिंग होगी इंडिया के अंदर कि पहले सारी साइडलाइन की मीटिंग्स हैं जो कि तय कर रही हैं कि ये जो समिट होगा इसमें फिर हमने पूरी ओवरऑल क्या मीटिंग का एजेंडा रखना है और कैसे इस मीटिंग में हमने आगे लेके चलना है, समझ लें, ये उसकी तैयारी है और साथ में उसके लिए जो है काम भी हो रहा है यहाँ पे। तो वो मीटिंग होगी 2023 में इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर वो मीटिंग होगी, समिट की जो मीटिंग है, सरबराहान जो होंगे, ठीक है। ये सरबराहान नहीं है, ये मिनिस्ट्रियल लेवल या उससे लो लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो अभी मीटिंग फिलहाल हो रही है, तो सरबराहान की सितंबर में होगी। तो ये चीज, और उसका जो सितंबर में होगी उसका लोगो क्या है, वन वर्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, ये उसका जो है एक स्लोगन रखा गया है या लोगो बनाया गया इसका। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि ये G20 की मीटिंग क्या है, क्यों इंडिया में हो रही है और ये टूरिज्म की मीटिंग क्या है। अब अगर हम सिंपल बात करते हैं कि इंडिया कश्मीर में ही इसे क्यों करवा रहा है, आगे भी इसका जवाब लेंगे, तो इसको हम ब्रीफली देखते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन ये है कि सबसे ज्यादा अगर इंडिया को इस टाइम पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो सिर्फ उसके ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर किया जा रहा है। बाकी तो इंडिया जो है वो थर्ड बड़ी ग्रोइंग कंट्री इकोनॉमी है इस टाइम पे दुनिया के अंदर, और आबादी के लिहाज से वो पहला बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान जो क्लेम करता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का कश्मीर वैली के अंदर, खास करके पूरे इंडिया के अंदर ही जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम उसको क्लेम करते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली हम ये कहते हैं, ये पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए थी, वहां पे मुसलमान हैं लेकिन वो जबरदस्ती उसने दबाया हुआ है। तो इस बात को खत्म करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान की फजूल बातें हैं, एक्चुअली में देखिए कितना पीसफुल है, हम दुनिया की जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे साथ मिलकर आप काम करें। तो फर्स्ट पर्पस ये है कि दुनिया का क्रिटिसिज्म खत्म करना। सेकंड पर्पस ये है कि प्रमोट करना टूरिज्म को कश्मीर के अंदर, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह ये है, तो इंडिया तो इसे कैश करवाना चाह रहा है अल्टीमेटली। और इसकी आप एग्जांपल ये देख लें कि सिर्फ 20 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2022 में कश्मीर में आए हैं या यहां से होके गए हैं, सिर्फ 20 मिलियन, ठीक है, सॉरी 2 मिलियन। तो 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख लोग, तो 20 लाख लोग आए हैं फिलहाल। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसे प्रमोट करेगा तो ये और ज्यादा जो है वो आगे जाएगा। तो 2 मिलियन अभी फिलहाल तक हैं, तो इस समिट के बाद ये 4 मिलियन भी हो सकते हैं, 5 मिलियन भी हो सकते हैं। तो 4-5 मिलियन कहना आसान है, शायद इतना ज्यादा टूरिस्ट को एडजस्ट करना और उनसे जो फायदा हासिल होगा वो अलग है। अब अगर हम इस मीटिंग के हवाले से कुछ मजीद डिटेल देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये मीटिंग जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक मीटिंग पॉइंट है। पॉइंट क्या है, इंडिया जैसे मैंने कहा कि फुल फोकस ये कर रहा है कि भाई दुनिया को ये बता सके कि यहाँ पे बहुत पीस है, बहुत अमन है, इसलिए वो अपने दो ममालिक को अपने लॉबिंग के थ्रू वहां ला रहा है। जबकि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अपने दो ममालिक को या OIC की कंट्रीज को कोशिश करे कि वो यहाँ न जाएं, ठीक है। अब अभी तक फिलहाल पाकिस्तान को क्या कामयाबी मिली है, अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस का देखते हैं तो चाइना और टर्की जो है इन्होंने फिलहाल ये बात कही है और चाइना ने मुकम्मल तौर पे कह दी है कि हम इसको अटेंड नहीं कर रहे। ये जो G20 की मीटिंग श्रीनगर के अंदर हो रही है तो इसको पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री माना जा रहा है, ठीक है। यानी पाकिस्तान ने अभी तक सारे ममालिक को कहा था, तो चीन एक राजी हो चुका है कि भाई ठीक है हम इसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चीन का अपना फायदा भी वहां पे मौजूद है। अल्टीमेटली वो इंडिया को इतना ज्यादा लेवरेज नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया जो है वो US का सपोर्टर है। तो एक तो चले चीन की पाकिस्तान की दोस्ती में जा रहे हैं, दूसरा उसका अपना भी कश्मीर के ऊपर इशू है। आपको पता है लास्ट ईयर जो है 2 साल पहले वहां पे जंग लगी रही है बॉर्डर के ऊपर चीन की और इंडिया की। अच्छा, दूसरा क्या है जी, तुर्की जो है क्योंकि वो इस्लामिक ब्लॉक को अब लीड करना चाहता है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड इस टाइम पे पाकिस्तान है, इसलिए उसने भी इनकार कर दिया। वहां पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं और साथ में जो है वो उर्दवान दोबारा से जीत भी रहे हैं, तो इसलिए उसने भी इनकार किया फिलहाल तक। और थर्ड जो है वो जिस कंट्री के बारे में कहा जा रहा है वो है जी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन इंडोनेशिया जो है वो अपना कंप्लीट डेलीगेशन नहीं भेजेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वहीं से दिल्ली में जो उनके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, एम्बेसडर, उनको वहां से भेज देगा। उसके अलावा सऊदी अरब से पाकिस्तान को उम्मीद थी, लेकिन सऊदी अरब ने जो है वो पाकिस्तान को
ना कर दी है। और सऊदी अरब ने ना क्यों की है, वो इसलिए ना की है सिंपली क्योंकि ये टूरिज्म का समिट है। दूसरा, सऊदी अरब बहुत ही क्लोज जो है रिलेशन रखे हुए इस टाइम इंडिया से पिछले 3-4 साल से, और सऊदी अरब भी अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है क्योंकि वो भी चाहता है कि 2030 तक वो भी एक टूरिज्म का हब बने। तो इसलिए उसे जरूरी है कि खास करके इंडियंस, आपको पता है कि कितना ज्यादा इस रीजन के अंदर है, तो अल्टीमेटली वो यही चाहता है कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करे और इंडिया उसे फिर सपोर्ट करे बाहर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। तो इसलिए उसने पाकिस्तान को नहीं पूछा बल्कि वो चला गया या वो जाएगा। इंडिया होस्टिंग द मीटिंग इन श्रीनगर मार्किंग फर्स्ट मेजर ग्लोबल इवेंट सिंस द एवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस इन 2019। कि भाई 2019 के बाद जो अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस चेंज किया था, 371 जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो वहां पे एक शिक थी स्पेशल डेटी थी स्पेशल स्टेटस, वो खत्म कर दिया श्रीनगर का, कश्मीर का। तो ये उसके बाद पहला ग्लोबल इवेंट है कश्मीर के अंदर, ठीक है। और अगर हम इसे देखते हैं तो G20 जो है वो एक फोरम है जो वेल्दी नेशंस का है, यानी कि सारे के सारे इसके अंदर ग्रेट 20 है अल्टीमेटली, और साथ में यूरोपीय यूनियन है, तो इससे इसको बहुत फायदा होगा इंडिया को। अब अगर हम G20 के कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रशियन फेडरेशन है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूके है और यूएस है, और साथ में प्लस में ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं, ये तो वो हैं जो यूरोपीय यूनियन से बाहर के हैं, तो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज भी साथ में शामिल हैं। तो आप देख लें तकरीबन सारे ही बड़े ममालिक हैं। तो अगर इनकी हिमायत इंडिया को हासिल हो जाती है तो फिर आप अंदाजा कर लें कि इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पे अनफॉर्चुनेटली खड़ा है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि इंडिया जो है वो, हम ये कहते हैं पाकिस्तान, इंडिया जो है वो एलिज्ड मोटिव्स, और उसके मोटिव्स क्या हैं जी, कि वो जो है वो ठीक मोटिव्स नहीं है कि वो यहाँ पे G20 की जो कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करने जा रहा है, यानी कि वो एक तो यहाँ पे कश्मीरियों के हुकूक को गजब करने जा रहा है, क्योंकि वो ये यहाँ पे मीटिंग तो करवा रहा है लेकिन पूरी आर्मी के हिसार में, सिक्योरिटी के हिसार में, तो वहाँ पे अगर वो मीटिंग कामयाब हो भी जाती है तो उससे नुकसान भी होगा, लेकिन वो क्या जो है ना, लोगों के साथ तो कोई भलाई नहीं होगी वहाँ पे। दूसरा क्या है कि इसके ऊपर इंडिया की कोशिश ये है कि वो इंटरनेशनल अप्रूवल जो है वो हासिल करे, ये जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है उसकी, यानी जो उसने फौजी छावनी पूरे कश्मीर को बनाया हुआ है, इसके ऊपर वो क्या कर रहा है कि उसे एक सपोर्ट हासिल हो जाए इंटरनेशनली। और अगर ऐसा हो जाता है, जो दिखाई दे रहा है कि ऐसा होगा, उसकी वजह यह है कि इंडिया 3rd इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया के अंदर चाइना के बाद, तो अल्टीमेटली ऐसा होगा, दुनिया को बिजनेस ही चाहिए, फायदा चाहिए, तो फिर पाकिस्तान का यहां पे स्टैंड जो है वो तकरीबन खत्म ही हो जाएगा, सिर्फ एक किताबों में रह जाएगा, अदरवाइज बाकी अभी भी किताबों में ही है खैर, लेकिन वो और ही ज्यादा कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं जी, डिप्लोमेटिक ऑफेंस एंड पार्शियल सक्सेस। कि अब हम अगर देखते हैं कि डिप्लोमेटिकली, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कोशिश कर रहे हैं इससे फायदा उठाएं। तो पाकिस्तान को अभी तक अगर देखते हैं कितना फायदा हुआ, तो पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई डिप्लोमेटिकली इस जो यहाँ पे मीटिंग हो रही है उसको सबूताज कर सके। उसमें अभी तक जैसे मैंने कहा कि चाइना और टर्की ने जो है वो ये फैसला किया है कि वो अपने डेलीगेशंस नहीं भेजेंगे, और दूसरे कंट्रीज के बारे में जो पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक हैं उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क से नहीं भेजेंगे, बल्कि वहां पे जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं न्यू दिल्ली के अंदर वही वहां से अटेंड करेंगे, यानी कोई खास अहमियत नहीं देंगे उसे, उनका ये कहना था। और जिसमें इंडोनेशिया जो है हमें देखने को मिला है, इंडोनेशिया सिंगल डिप्लोमेट भेज रहा है इंडियन एम्बेसी से जो दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा पाकिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ, खास करके सऊदी अरब ने जो किया उससे पाकिस्तान को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ नुकसान हुआ, क्योंकि सऊदी अरब इस टाइम पे OIC को लीड कर रहा है। OIC का मतलब है 57 इस्लामिक कंट्रीज, तो जहां पे सऊदी अरब खड़ा है अल्टीमेटली वहीं पे इस्लामिक वर्ल्ड खड़ी है। तो सऊदी अरब अगर हिंदुस्तान के साथ खड़ा है तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड भी वही खड़ी है, दूसरी वर्ल्ड तो वैसे ही खड़ी है उसके साथ। सेकेंड पॉइंट है क्रिटिसिज्म बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के, इसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी, सबसे पहला पॉइंट है कि यूएन के जो स्पेशल रिपोर्टर हैं, जो यूएन के नुमाइंदे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, क्योंकि वो तो जानते हैं कि वहां पे क्या हालात हैं कश्मीर के अंदर, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन तो जानता है, उन्होंने जो है वो इसको कोशिश की, ये क्रिटिसाइज की इस बात के ऊपर कि इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि नॉर्मलाइजिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन, के वो ये दिखाए दुनिया को कि भाई क्यों कोई भी ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, इंसानी हुकूक का कोई भी मसला नहीं है, ठीक है, और यहां पे बिल्कुल हालात ठीक है। ये किसने क्रिटिसिज्म किया, यूएन ने क्रिटिसिज्म किया, गो किसका, इंडिया ने जवाब भी दिया, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये क्रिटिसिज्म यूएन की तरफ से हुआ। दूसरा, कुछ लोग एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भाई ये डिनाइल है किस चीज का, डेमोक्रेटिक एंड अदर राइट्स ऑफ कश्मीरी मुस्लिम एंड माइनॉरिटीज, कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं या जो वहां माइनॉरिटीज रहती हैं, ये उनके हुकूक का, डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूक का जो है ये डिनाइल है। एक तो ये
ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। और थर्ड क्या है, इंडिया एक्यूजेस ऑफ सीकिंग इंटरनेशनल अप्रूवल ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो ये जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है इसकी यहाँ पे तकरीबन 7 लाख के करीब हम ये कहते हैं कि मिलिट्री वहां मौजूद है, तो उसके ऊपर हिमायत हासिल कर रहा है दुनिया की। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है और हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर के क्या क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है हो रही है मेजर, अगर हम उनको देखते हैं ब्रीफली। उसमें सबसे पहला क्या है जी कि रिपोर्ट्स ऑफ टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ठीक है, और डिनाइल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स राइट्स के क्या क्या हो रहा है वहां पे। सबसे पहला एक तो हो रहा है जी कि इस चीज की रिपोर्ट है कि वहां पे मारकुटाई हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, कोई भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, बगैर अदालत के फौज है जहां पे, वहां पे क्या अदालतें होंगी, उनको मारा जा रहा है, जो आज पाकिस्तान के शायद हालात बने हुए देख रहे हैं आप। और डिनाइल किया जा रहा है उनके जो सियासी मामलात हैं उनका, यानी सियासत में भी मुकम्मल तौर पर जो है वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ इंडियंस ने उन्हें, कश्मीरियों को। एक तो ये है। दूसरा क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, कि उनकी जमहूरी राइट्स की वायलेशन की हुई है। कैसे, लोकल इलेक्शंस जो है वो अगस्त 2019 के बाद से अभी तक वहां पे नहीं हुए, तो ये इसका मतलब ये है कि लोकल इलेक्शंस की भी या सियासी तौर पे भी उन्हें राइट नहीं दिया जा रहा, ये भी एक पॉइंट है। थर्ड क्या है, कंसर्न्स अबाउट डेमोग्राफिक चेंजेस एंड पॉलिटिकल डिसकन्फ्रंटेशन। अच्छा, इसमें क्या है कि डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये है कि वो वहां पे इलाकाई तब्दीलियां कर रहा है, कि इलाकाई तब्दीलियों में क्या हो रहा है कि जैसे हम कहते हैं जी भाई हिंदुस्तान के अंदर से जो क्या कर रहा है वहां पे वो लोगों को लेके आ रहा है और यहाँ पे आके उनको बसा रहा है, यानी कि आप कह लें कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी तादाद यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। कि फिलहाल हम अगर ये कहते हैं कि वहां पे 70 से 80% जो हैं वो मुसलमान हैं, तो अब जब वो वहां से इंडिया से ला के यहाँ पे बसाएंगे लोग, तो वो क्या होगा, वो डेमोग्राफिक चेंजेस होंगी, उनकी आबादी के अंदर तब्दीली होगी। अच्छा, 4 क्या है, इन्फ्लक्स ऑफ हिंदूज फ्रॉम आउटसाइड द रीजन अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ IIOJK, यानी कि कश्मीर को चेंज किया जा रहा है, उसको तब्दील किया जा रहा है, अल्टर किया जा रहा है इस रीजन को, बाहर से हिंदुओं को यहाँ पे ला के बसा के, ये भी वायलेशन है, ठीक है, जो कि पहले 2019 से पहले इसकी इजाजत नहीं थी, वो कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली कश्मीर में इस चीज़ की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जब कश्मीर ने इल्हाक किया था इंडिया के साथ तो कुछ चीज़ों के ऊपर तय किया था कि भाई बाहर से हम किसी को डोमिसाइल वगैरह नहीं देंगे, तो वो चीज़ें हम चेंज कर दी इन्होंने। सिविल सोसाइटी एंड मीडिया सब्जेक्टेड टू क्रैक डाउन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसके साथ साथ और क्या वायलेशन हो रही है कि जो सिविल सोसाइटी है, वो लोग जो आवाज उठा सकते हैं सिविल सोसाइटी की, और साथ में जो मीडिया है उनका, वो नहीं जो मोदी का मीडिया है बल्कि जो स्टेट मीडिया वहां पे कश्मीर का है जो आज़ादी दिखाना चाहता है, उसके ऊपर भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें शायद आज पाकिस्तान में आपको खुद भी देखने को मिल रही होंगी, तो ये चीज़ें वहां पर हो रही हैं, ठीक है, और इसकी वायलेशन जो है वहां पर हो रही है, तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। असल में जब आप जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो अल्टीमेटली फिर बाकी चीज़ों का कंट्रोल आपको हासिल हो जाता है, तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने जो है वो उन्होंने हासिल किया हुआ है वहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी, G20's अनइंटेंशनल सपोर्ट फॉर फिकेड ऑफ नॉर्मेलिसी। अब अनइंटेंशनल सपोर्ट क्या है कि भाई G20 के ममालिक को बहुत ज्यादा कोई बताया तो नहीं गया, यानी पाकिस्तान ने कोई इतना ज्यादा कोई डिप्लोमेटिकली इसको हाई नहीं किया कि भाई पूरी दुनिया के अंदर हाइप क्रिएट की हुई हो कि भाई बहुत बुरा है, ये है वो है। पाकिस्तान तो अपने इंटरनल मसाइल में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, तो इसलिए अगर वो सपोर्ट कर भी रहे हैं G20 के ममालिक, ये जो ताकतवर ममालिक हैं, अगर इंडिया को सपोर्ट कर भी रहे हैं तो वो इस मकसद से थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपना ट्रेड के लिए, अपना जो है अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक सिस्टम के तहत कर रहे हैं। अदरवाइज तो इसका मतलब ये है कि उनकी सपोर्ट अगर है भी तो वो अनइंटेंशनल सपोर्ट है कि वहां पे भाई वो अगर ये जाते भी हैं तो उससे ये साबित हरगिज नहीं हो जाएगा कि ऐसा है कि भाई वहां पे हालात बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये उनकी अनइंटेंशनल सपोर्ट है जो कि गो के इंडिया को फायदा जरूर देगी। तो इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट है जी, G20 क्रिटिसाइज फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एस्केलेटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कि G20 इससे पहले जो है वो क्या कर चुका है, क्रिटिसाइज कर चुका है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर, तो इसीलिए वहां पे ये G20 को बुला रहे हैं कि भाई आप लोग अगर हमें क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए यहाँ पे तो सब नॉर्मल है, क्या है आप खामखा में जो है परेशान होते रहते हैं, चिल करें। सेकंड क्या है, इलीगल अरेस्ट, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन एंड सुप्रेशन ऑफ मीडिया ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, वही जो हमने कहा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और ये चीजें भी जो है वो G20 देख रहा है कि किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हो रही है, इलीगल अरेस्ट हो रहे हैं, और ये सारा का सारा जो है वो सिलसिला जारी है। और खास करके इस इवेंट से पहले भी बहुत ज्यादा पकड़ा दगड़ी की गई है या की जा रही है।
थर्ड क्या है, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन एंड कंडेमनिंग सिचुएशन इन IIOK, कि वहां पे जो है वो कंडेम किया जा रहा है किस चीज को, कि भाई आप इंटरनेशनली जो है वो इस चीज को कंडेम किया जा रहा है, खास करके एम्नेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से किया गया, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की तरफ से किया गया कि भाई आप जो है वो गलत कर रहे हो वहां पे। तो ये G20 की कंट्रीज के ही लोग हैं, वहां के ही हिस्सा है, उन्हीं के ज्यादा पावर है वहां पे। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी कि UN जो है उसका जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसको यहां पे 100% इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये भी इनको एक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इन्हीं ममालिक की तरफ से, यानी G20 ममालिक की तरफ से ही बनाया जा रहा है कि भाई आप वहां पे जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है 1948 का, और इसके अलावा जो वहां पे UN ने जो है वो करारदादे जो पेश की हुई हैं, पास की हुई हैं, उनको तो आप एटलीस्ट जो है वहां पे करें, उनको जो है वो आजाद हक दें कि वो जिसके साथ भी जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इंडिया इज यूजिंग G20 टू लॉबिंग अलाइज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे मेजर जो पर्पस है इंडिया का यहां बुलाने का वो क्या है जी, कि इंडिया लॉबिंग कर रहा है अपने दोस्तों के साथ अपनी इकोनॉमी के थ्रू, यानी जो उसकी पावर है इस टाइम पे, उस पावर को यूज करके वो क्या कर रहा है कि वहां पे लोगों को या ममालिक को जो है वो चुप करवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप चुप करें और यहाँ पे अटेंड करें, इसका आपका भी फायदा हमारा भी फायदा, वहां पे ऐसे कोई हालात नहीं है। तो अल्टीमेटली लॉबिंग ही आज के टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया लॉबिंग के थ्रू वहां पे लोगों को या G20 कंट्रीज को कन्विंस कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और 6 क्या है, इंडिया इज यूजिंग G20 समिट टू फर्दर इट्स सेटल कॉलोनियल एम्बिशंस इन कश्मीर। अब ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है, क्या है कि अगर वो G20 की मीटिंग में कामयाब हो जाता है तो फिर क्या होगा कि वो जो उसका कॉलोनियल एम्बिशंस है कश्मीर के अंदर, यानी जो कब्जा उसने किया हुआ है और यू कब्जा करने की मजीद कोशिश कर रहा है, वो मजीद उसको तकवीयत मिलेगी, ताकत मिलेगी कि वो कॉलोनियल एम्बिशंस होंगे, कि वो अब उसको फिर इस बात की परवाह नहीं होगी कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया तो उसके साथ है। ये दुनिया कहते ही G20 को है कि ग्रेट 20 अगर आपके साथ है तो फिर आप जिस पे मर्जी कब्जा करें, फिर तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक है, तो वो कि ये भी तनकीद हो रही है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि इस तनकीद के ऊपर इंडिया का रिस्पांस क्या है एट द एंड, तो रिस्पांस देखें, इंडिया का रिस्पांस, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या जिसको फॉरेन अफेयर्स हम कहते हैं, तो उसने क्या किया जी, डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, ठीक है जी, फॉर द कमेंट्स ऑन नॉन पार्टिसिपेशन बाय द G20 मेंबर्स एंड एन इनिशिएटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसने सबसे पहले तो जवाब देना ही गवारा नहीं समझा, उसने कहा भाई ये हमारा इंटरनल मामला है, आप इसको छोड़ दें। जिसने भी उसको कहा कि भाई आप इसके ऊपर जवाब दें कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो उसने कहा भाई कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। यानी जैसे होता है ना कि आप गलती कर रहे हो लेकिन आप उसका क्या जवाब हो सकता है, तो उसको आप इग्नोर करते हैं, पावरफुली आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इंडिया एक तो सबसे पहला काम ये कर रहा है कि भाई जो कंट्रीज नहीं करना चाहते उनकी मर्जी है, तो इसलिए वो बोला ही नहीं है कि अगर बोलेगा तो जाहिर बात है चाइना के साथ या टर्की के साथ जो वो नहीं अटेंड कर रहे, या इंडोनेशिया जिस तरह फुल तरह अटेंड नहीं कर रहा, तो उसके साथ हालात खराब होंगे, तो इंडिया को जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसने कोई कमेंट इसके ऊपर पास नहीं किया। दूसरा, जब यूएन के मिशन ने जिनेवा के अंदर जो है वो एक स्पीच की, उसके रिपोर्टर्स ने कहा कि भाई आप जो है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आप श्रीनगर के अंदर ये करवा के तो आप वहां पे जो पॉलिटिकल उनकी आवाज है वो आवाजबंदी नहीं कर सकते। ये किसने कहा? यूएन के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जिनेवा के अंदर कहा। तो आगे से इंडिया के जो नुमाइंदे थे उन्होंने फिर इसको कहा कि भाई आप इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि इंडिया ने आगे से उन्हें टफ जवाब दिया यूएन को कि भाई आप इसे पॉलिटिसाइज ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है और सब नॉर्मल है वहां पे। अच्छा, थर्ड क्या है जी, इंडिया जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो पूरी कोशिश कर रही है इसको कि भाई इसको काउंटर कैसे किया जाए लॉन्ग रन के अंदर, कि शायद अभी वो इसका जवाब ना दे सकें, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे फिल्म टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और वहां पे लोगों का जो फियर है, खास करके जो बाहर से ममालिक के, जाहिर बात है G20 के ममालिक आ रहे हैं, इतना बड़ा जो है 50 कंट्रीज आएंगे, तो 50 कंट्रीज को वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे वो शूटिंग साइड हो, वहां पे वो आके अपनी मूवीज वगैरह बनाएं या इस तरह का वो तासुर दे। तो क्योंकि जब भी ऐसे कोई डेलीगेशन वगैरह आएंगे तो मूवीज वगैरह के लिए जब बाहर से ममालिक आते हैं तो उनको सिक्योरिटी मिली भी होती है, तो उनके लिए थ्रेट वहां पे नहीं है। तो पर्पस यही है कि इंडिया उसको लॉन्ग रन में जवाब देना चाह रहा है, अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को वहां पे प्रमोट करके, वहां पे खास करके फिल्म टूरिज्म को, जो कि बहुत बड़ा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, उसको प्रमोट करके उनकी ब्यूटी को दिखा के। तो इसलिए लॉन्ग रन में इंडिया अपना रिस्पांस देना चाह रहा है। फिलहाल इंडिया ने कोई इसके ऊपर उस तरह से रिस्पांस नहीं दिया, और इसके ऊपर वो क्योंकि रिस्पांस सारी बातें जनरेट तभी होगा जब मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ओके का भी देखा सब ओके था, सब नॉर्मल था। और एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो अब हम इसे दो पैरामीटर्स के अंदर देख सकते हैं, फिर से पाकिस्तान के पैरामीटर के अंदर और इंडिया के पैरामीटर के अंदर। थर्ड पैरामीटर अगर हम ऐड करते हैं तो वर्ल्ड में फिर सपोर्टर्स हैं, कुछ पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं और कुछ इंडिया के सपोर्टर्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान के सपोर्टर्स से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और इंडिया अपने सपोर्टर्स से क्या उम्मीद कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है वो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वहां पे इसे कंडेम करना चाहिए, ठीक है, और इसे एड्रेस करना चाहिए और बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारे लिए। दूसरा क्या है कि चाइना और
टर्की जो है, जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं इस टाइम पे, उनको हमें मजीद जो है वो कैश करना चाहिए, यानी मजीद उनसे फायदा हासिल करना चाहिए, क्योंकि अगर अब वो हमारे लिए स्टैंड ले लिया टर्की और चाइना ने, तो उसका मतलब बाकी ममालिक को भी हम कन्विंस कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और थर्ड क्या है जी, एक नीड है इंटरनेशनल अटेंशन की कि वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन वहां पे देखें। अब ये कैसे होगा, ये पूरा प्रॉपर एक वे, पूरा चैनल के थ्रू होगा। अब ये पाकिस्तान को सोचना है कि पाकिस्तान कैसे इसको हाईलाइट कर सकता है मजीद फर्दर, ठीक है, मीडिया के थ्रू हाईलाइट कर सकता है, या स्पेशल डेलीगेशंस के थ्रू कर सकता है, या अपने दोस्त ममालिक के थ्रू, या OIC के थ्रू कैसे कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फॉरेन पॉलिसी हमें बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस हम इस लेवल के ऊपर देखें तो शायद हमें यहाँ पे अगर ये मीटिंग कामयाब हो जाती है 100%, तो अल्टीमेटली हमें नजर आएगा, पहले भी नजर आ रहा है कि इंडिया अपने आप को कहाँ पहुंचा चुका है G20 की मीटिंग में, तो अल्टीमेटली हमें नजर आएगा कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन का शिकार है और इंडिया जो है वो इस टाइम पे टॉप कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 80-20 अगर हम कहें तो 80% तो जो है वो इंडिया इस टाइम पे लीड कर रहा है, और 20% शायद अगर एक दो मालिक ने पाकिस्तान की मान भी ली तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अब पाकिस्तान का स्टैंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान किस तरह से जो है इसको रिस्पॉन्ड करता है और बाकी मालिक को भी इसके ऊपर जो है वो आगे लेके जाता है। जबकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी अपना स्टेप ले चुका है, ठीक है, ले चुका है, इसीलिए 2 दिन बाद वहां पे मीटिंग है। तो मीटिंग के बाद फिर क्या होगा, सिंपली वहां पे जो है वो हालात नॉर्मल हो जाएंगे या दिखाए जाएंगे और वो चीजें जो है वो और तरफ आगे बढ़ेंगी। तो ये जो है वो G20 का समिट है जी, मीटिंग है। और जब ये G20 का समिट आएगा सितंबर के अंदर, तो इंशाल्लाह हम दोबारा से इसका इनटेक लेंगे और देखेंगे कि क्या जो है वो चीजें आगे बढ़ रही हैं, और फीडबैक जरूर दिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।